नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग 3 कक्षाएं देख चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में कुछ टॉपिक हमने चर्चा किया था। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो कल हम लोगों ने जो पिछली कक्षा हुई है उसमें 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 3 आधारों पर हम कर चुके हैं स्वरों का वर्गीकरण। कल मैंने बताया था कि स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो 6 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। हमने कल 3 प्रकार का जो है वर्गीकरण देख लिया है। आज हम चौथे प्रकार की बात करेंगे। चौथे प्रकार की बात करेंगे, आइए देखते हैं। चौथा जो हमारा था ओष्ठाकृत या इसी को मुखाकृत के आधार पर, यह हमारा चौथा वर्गीकरण है। इससे पहले 3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? पहला हमारा जो था वो उच्चारण के समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले। और दूसरा हमारा जो था वो क्या था, संरचना या बनावट के आधार पर। तीसरा हमारा जो था जिह्वा के प्रयुक्त होने के आधार पर। ये 3 हमने वर्गीकरण कर लिया है, इसको हम कल देख चुके हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चौथा है, यानी ओष्ठाकृत या मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये ओष्ठाकृत और मुखाकृत के आधार पर 2 तरह का वर्गीकरण करते हैं, 2 प्रकार के बताते हैं। वो कौन कौन से बताते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी? कौन कौन सा बताते हैं? पहला जो है वृत्ताकार या वर्तुलाकार, और दूसरा हमारा जो बताते हैं वो अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। ये 2 थे। ओष्ठाकृत मतलब ओठ के आकृति के हिसाब से, और मुखाकृत मतलब मुख के आकृति के हिसाब से स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में? 2 भागों में किया गया है। पहला वृत्ताकार या वर्तुलाकार, दूसरा हमारा अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। ठीक है, चलिए एक एक पे चर्चा करते हैं क्या होता है। पहला हम देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की आकृति वृत्ताकार या इसी को कह सकते हैं गोलाकार, या क्या कह सकते हैं, गोलाकार हो जाती है, उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये हमारा देखिए, यानी वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, गोलाकार। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में हमारे ओंठ की जो आकृति है वो कैसी हो जाती है, गोल, एक सर्कल बना लेती है, क्या गोला आकार का हो जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे वृत्ताकार या वर्तुलाकार स्वर कहलाते हैं। जैसे उ, ओ और औ, उ, उ, ओ और औ। ये देखिए,
इसका जब भी हम उच्चारण करेंगे, इसको बोले हमारी ओठ की आकृति क्या हो जाती है, बिल्कुल वृत्ताकार हो जाती है। बोल के देखिएगा ऊ, जैसे हमने बोला ऊ तो हमारे ओठ की आकृति आप देख पा रहे हैं कि क्या हो जा रही है, वृत्ताकार, ये यानी सर्कल बन जा रहा है। ठीक है, आप बोलिए ऊ, फिर ओ, फिर औ, ये औ जो बोला औ। ठीक है, यानी इन चारों स्वरों को यदि हम उच्चरित करते हैं तो हमारे ओठ की आकृति क्या हो जाती है, वृत्ताकार यानी गोलाकार हो जाती है। तो इसलिए ऐसे स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं, वृत्ताकार या वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारा जो है दूसरा अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। ठीक है, ये हमारा अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। क्लियर। अब यानी इसमें भी लिख सकते हैं सेम उसका अपोजिट कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की आकृति अवृत्ताकार हो जाती है, उसे हम अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार स्वर कहते हैं। यानी ये कह रहा है, सिंपल सी बात है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ की आकृति क्या गोलाकार नहीं होती है यानी वृत्ताकार नहीं होती है, ऐसे स्वरों को हम क्या कहेंगे, अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। अब देखिए इसमें जो आएगा आपका कौन कौन सा आएगा, एक तो अ आएगा, आ आएगा, ई आएगा, बड़ी ई आएगा, ए आएगा, आई आएगा। ये आपके 1 2 3 4 5 6 और ये इधर इससे पहले वाले में 4, ये आपके क्या हो जाएंगे, अवृत्ता या अवर्तुलाकार स्वर। इनको देखकर बोलिए अ, कहीं ओठ की आकृति गोलाकार नहीं हो रही है, या बोलिए आ, इसमें भी नहीं हो रहा, ई, ए, ऐ, किसी भी वर्णों को हम बोल रहे हैं यानी इनमें से किसी भी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे ओठ की आकृति क्या हो रही है, गोलाकार नहीं हो रही है। तो इसलिए इसको कौन सा स्वर कहेंगे, अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार स्वर कहेंगे। अच्छा, एक स्वर हमारा छूट रहा है, वो जो है री। कौन सा छूट रहा है, री। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इन्होंने री को स्वर नहीं माना है, इन्होंने री को क्या किया है, स्वर नहीं माना है। इनके अनुसार हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो 10 है, और मैंने क्या बताया है आपको, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि री को शुद्ध स्वर वो नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं, री को जो है वो शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं, वो इसको अशुद्ध मानते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है, री का जो उच्चारण है ये र प्लस ई में हो रहा है, यानी इसका इस प्रकार से हो रहा है, जबकि री होना चाहिए था इसका उच्चारण। तो इसलिए ये इसको कौन सा, ये अशुद्ध स्वर मानते हैं। यानी शुद्ध स्वरों की संख्या यदि पूछ ले हिंदी में कितनी है, यानी शुद्ध स्वरों की संख्या जो पूछ ले आपसे वो कितना है, वो 10 ही होता है। क्यों होता है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार री जो है स्वर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल इसका उच्चारण प्रचलन जो है वो किस प्रकार से है, री से है, ना कि री से है। ठीक है, इसलिए शुद्ध स्वरों की संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो शुद्ध स्वरों की संख्या क्या बतलाएंगे आप, 10 बतलाएंगे। क्लियर। अब इसीलिए इसमें इस श्रेणी में ना ही तो वृत्ताकार ना ही अवृत्ताकार, दोनों श्रेणी में री को स्थान नहीं दिया गया है। यदि आप रखना चाहते हैं तो इसको अवृत्ताकार में आप रख सकते हैं, टिप्पणी करके लिख सकते हैं री अवृत्ताकार स्वर है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए आगे चर्चा करते हैं।
अगले नंबर की हम बात करते हैं। अब हमारा पांचवा जो नंबर है वो किस आधार पे है? मुख के खुलने के आधार पर। अब हम जो वर्गीकरण करेंगे वो किसके? मुख के खुलने के, यानी जो हमारा मुख है इसके खुलने या बंद होने के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, विद्वानों ने किया है। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए जो पहला वर्गीकरण किया गया वो क्या किया गया है? विवृत स्वर। दूसरा जो है अर्धविवृत स्वर। तीसरा हमारा जो है वो क्या है? संवृत स्वर। और चौथा जो वर्गीकरण किया गया है अर्ध संवृत स्वर। ये चार यानी मुख के खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो चार आधारों पर किया गया है। कितने? यानी चार आधारों पर किया गया है। इसका चार प्रकार से वर्गीकरण कौन सा है? पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्धविवृत स्वर, तीसरा संवृत स्वर और चौथा अर्ध संवृत स्वर। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है। पहला हम देखेंगे विवृत स्वर। देखिए विवृत स्वर का जो अर्थ होता है, यानी विवृत का मतलब होता है खुलना या खुल जाना। क्या होता है? खुल जाना। ठीक है, विवृत इस शब्द का अर्थ क्या होता है? खुल जाना। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि विवृत का अर्थ विवृत का अर्थ खुल जाना है। विवृत का अर्थ खुल जाना है। मुख का द्वार पूर्णतः खुल जाना, यानी हम कह सकते हैं विवृत का अर्थ होता है यानी खुल जाना, यानी मुख का जो द्वार है वो पूर्णतः है यानी पूर्ण रूप से खुल जाना। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण रूप से खुल जाना। तो अब लिख सकते हैं यदि किसी स्वर के उच्चारण में, यदि किसी स्वर के उच्चारण में हमारे मुख का भाग पूर्णतः खुल जाता है, पूर्णतः खुल जाता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुख का भाग होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? खुल जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्वर को हम कौन सा स्वर कहेंगे? विवृत स्वर कहेंगे। विवृत का अर्थ होता है खुल जाना। इसमें केवल एक ही स्वर आता है, जैसे क्या है? आ। इसको उच्चारण करके देख लीजिए, बोलिए आ। आ। आप देख पा रहे हैं आ जैसे ही कर रहे हैं पूरा मुख हमारा क्या हो जा रहा है? खुल जा रहा है। तो ऐसे स्वर को हम कौन सा स्वर कहेंगे? विवृत स्वर कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। अब देखिएगा, इसको लिखते हैं कि जिन स्वरों के
उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का भाग, जो हमारा मुख का भाग होता है वो आधे से ज़्यादा खुलता है, उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सा स्वर आता है। जैसे हमारा है, जैसे अ है, ए है, और क्या है, औ, और क्या है, औ। एक और आता है इसमें, ये आगत स्वर है। ये हमारा अंग्रेजी से आया हुआ स्वर है, इसको आगत स्वर बोलते हैं। और हमारा ये 3 होता है जो है अर्ध विपरीत। इनको बोलने में हमारे मुख का जो भाग है आधे से ज़्यादा खुलता है, आधे से ज़्यादा, पूर्ण रूप से नहीं, पूरा नहीं, केवल आ बोलने में ही पूरा मुख खुलता है, लेकिन इनके उच्चारण में हमारा आधा से ज़्यादा खुलता है, इसलिए इसको क्या अर्ध विपरीत स्वर यानी आधा खुला हुआ स्वर कहते हैं। यानी आधा जब मुख खुल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। इनमें यही तीनों आते हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगला चलिए चर्चा करते हैं, नंबर 3। नंबर 3 की बात यदि करें तो हमारा नंबर 3 है समृद्ध स्वर। देखिए अब समृद्ध का अर्थ क्या होता है। समृद्ध का, विपरीत का अर्थ होता है खुल जाना, लेकिन समृद्ध का अर्थ उसका उल्टा होता है। क्या होता है, इसका बंद होना। क्या होता है, मुख का बंद होना समृद्ध का अर्थ है। तो लिखिएगा, समृद्ध का अर्थ बंद होना होता है, यानी हम कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार बंद हो जाता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। उसे हम कौन सा स्वर कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, समृद्ध स्वर। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे देखिएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, और कौन सा आएगा, री आएगा। ये हमारे 5 स्वर इसमें आएंगे, यानी इनके उच्चारण में हमारे मुख का द्वार क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद रहता है। ई देखिए, ई ऊ री, ठीक है। इनके उच्चारण में क्या हमारा मुख पूरी तरीके से क्या होता है, बंद रहता है। तो इसलिए इनको कौन सा, समृद्ध स्वर कहा जाता है। यानी समृद्ध का अर्थ होता है बंद होना। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला नंबर जो हमारा है चर्चा करते हैं। चौथा अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध का अर्थ हम जान ही रहे हैं कि बंद होना। तो अब लिखिएगा इसमें, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार आधे से
कम खुलता है उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी हमारे मुख का जो है द्वार क्या होता है, आधे से कम खुलता है, यानी आधा। यानी देखिए समृद्ध का मतलब बंद होना, यानी आधा ही बंद रहता है। तो ऐसे स्वर को हम क्या कहेंगे, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे इसमें एक स्वर है ए और दूसरा है ओ। ये आपका बोलिए ए और ओ, ये आधे से कम ही खुलेगा हल्का। क्या करेगा, मुख का द्वार खुलेगा लेकिन बिल्कुल क्या होगा कि आधे से कम। ठीक है, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहेंगे, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ये हमारा पांचवा यानी मुख के खुलने के आधार पर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है जो अंतिम है हमारा छठवां, उसका वर्गीकरण देखते हैं और आज आपका वर्गीकरण ये स्वर खत्म हो जाएगा। यानी छठवां जो है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी छठवां जो हमारा वर्गीकरण है, यानी ये अंतिम जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर है। और उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है देखते हैं, ये निम्नलिखित है कुछ। जैसे पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धा। कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं, अ है और आ है। तालव्य से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं, ई है और बड़ी ई है। मूर्धा से बोले जाने वाला स्वर कौन सा है, री है। इसके बाद देखिए दंत आता है, दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता है, इसलिए दंत का उच्चारण स्थान नहीं होगा। उसके बाद क्या है, ओष्ठ है। ओष्ठ से बोले जाने वाला कौन सा है, ऊ है और बड़ा ऊ है। इसके बाद आपका कंठ तालु है। कंठ ताल से बोले जाने वाले ए हैं और आई है। उसके बाद आपका कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओठ से बोलने जाने वाले ये कौन है, ओ है और औ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो कंठ है, तालव्य है, मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ तालु है, कंठोष्ठ है। देखिए कंठ का मतलब क्या होता है, ज़रा समझिएगा। कंठ का मतलब होता है गला। क्या होता है, गला। यानी हमारे ऐसे स्वर जो हमारे कहाँ से उच्चरित होते हैं, कंठ यानी गले से उच्चरित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम कंठ स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहेंगे, कंठ स्वर कहते हैं। और आपका तालव्य है, तालव्य वाले स्वर कौन से हैं, ई है। मूर्धा है तो री है, ओष्ठ है तो ऊ है, कंठ तालु है तो ए और ऐ है, कंठोष्ठ है तो ओ और औ है। आप लोग परेशान ना होइएगा, जब मैं उच्चारण स्थान लिखवाऊंगा सभी वर्णों का, वर्णमाला के सभी वर्णों का, तो उसमें पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसका ट्रिक मैं बताऊंगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है। फिलहाल अभी के लिए आप इतना जानिए कि इन स्वरों का उच्चारण, जो स्वर हैं इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, यहाँ जो लिखे ये इसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए, ये हमारा स्वरों का जो वर्गीकरण है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब स्वरों के बारे में थोड़ा सा कुछ विशेष तथ्य लिख लेते हैं, उसके बाद ये हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं स्वरों के बारे में कुछ विशेष, यानी स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य। देखिए क्या है,
स्वरों के बारे में कुछ विशेष थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम अलग से जान लेते हैं, इनको पॉइंट में लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं। मार्कर 1 मिनट चेंज कर लें। देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है, आप पहला करके लिख सकते हैं कि क्या है, स्वर स्वतः उच्चरित होते हैं। क्या होते हैं? स्वर स्वतः उच्चरित होते हैं। स्वर स्वतः उच्चरित होते हैं अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। यानी स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ये किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चरित नहीं होते हैं। पहला ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट जो लिखिएगा, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। इसलिए री को तत्सम स्वर भी कहते हैं। यानी देखिए री का प्रयोग क्या होता है, केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। यानी तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों में केवल प्रयोग होता है, इसलिए इसको तत्सम स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम स्वर कहा जाता है। बाकी अन्य स्वरों का जो है वो दोनों में, तत्सम और तद्भव दोनों में होता है। ठीक। तीसरा हमारा पॉइंट आप लिखिएगा, स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा अगला जो है चौथा, स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसीलिए सभी स्वर सघोष या इसी को घोष होते हैं, सभी होते हैं। तो ये हो गया स्वरों के बारे में कुछ विशेष तथ्य। और आज का क्लास बस यहीं रोकेंगे।
आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।